वेलकम टू सुपरनोवा इंस्टीट्यूट। मैं संगीता आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन ये हमें सीबीएसई बोर्ड के लिए और एमपी बोर्ड के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है बच्चों आपको कि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अब आपको तैयारी थोड़ी सी और ज्यादा स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपकी सॉल्यूशन फर्स्ट जो चैप्टर है सॉल्यूशन और विलियन, ठीक है, हिंदी में इसको विलियन बोलते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो लीजिए चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विलय की मोलर सांद्रता वाले विलियन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि। देखिए, क्वथनांक का मतलब होता है जब हम, ये हमारा बीकर है, यहां से हमने इसको हीटअप किया, ठीक है, यहां से हमने ताप दिया, तो जिस टेम्परेचर पर, जिस डिग्री पर ये आपका विलियन बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा, वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि विलय की मोलर सांद्रता वाले विलियन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक, तो यहाँ पे पूछा है कि विलायक किस प्रकृति का होना चाहिए, मतलब कौन सा होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, एसीटोन होना चाहिए, या फिर क्लोरोफॉर्म होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका एसीटोन, ठीक है। तो विलायक हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर एसीटोन होगा, जहां पर इसका क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। अब परासरण दाब की बात करें तो समान परासरण, तो जिसमें परासरण दाब क्या हो, समान हो, ऐसे विलयन जिनमें परासरण दाब क्या हो, समान हो, वैसे विलयन क्या कहलाते हैं, वो विलयन कहलाते हैं आपके समपरासरीय विलयन, ठीक है। परासरण दाब समान हो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, समपरासरीय विलयन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, H2SO4 के एक घोल जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है, तो यहाँ पर H2SO4 की मात्रा कितनी दी है, 9.8 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या लिया है, 2 लीटर जल में आपकी H2O की मात्रा कितनी दी है, 2 लीटर, ठीक है, जल में घुला है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको बच्चों बहुत अच्छे से आता है कि मोलरता होती क्या है, मोलरता, मोलरता क्या होती है, किसी भी विलयन की मोलरता क्या होती है, विलय की मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या, विलय पहले तो होगा विलय का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाय विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलय के मोलों का द्रव्यमान इनटू विलय के, यहां पे हम विलय की बात कर रहे हैं ना, विलय के मोलों का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ये सही नहीं आ रहा, एक सेकंड मैं यहां से लिखती हूँ, आपकी मोलरता क्या होगी, पहले क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, विलय का द्रव्यमान, ठीक, डिवाइडेड बाय विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलय के, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय विलयन का आयतन, विलयन आपका कितना दिया गया है, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है H2SO4 ये हमारे किसका द्रव्यमान है, ये हमारे विलय का द्रव्यमान है। अब हमें विलय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करना होगा, तो विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 2, 1 into 2 प्लस सल्फर, सल्फर का, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 32, ठीक है,
H2SO4 प्लस 16 इंटू 4। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98 ग्राम। क्या आएगा 98 ग्राम। ठीक है, यही हम H2O की भी H2O का भी क्या निकाल देंगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, H2O का हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16, कितना आ जाएगा 18 ग्राम। अब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में पुट अप कर सकते हैं। विलय का द्रव्यमान, विलय कितना दिया था 9.8। ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान अभी हमने कितना निकाला, विलय का मोलर द्रव्यमान अभी हमने कितना निकाला 98 निकाला ना। यहां पर आप लिखेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय हमारे विलय की विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन आपको दिया है 2 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी मोलरता कितनी आ जाएगी, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी मोलरता आ जाएगी 0.05। तो यहां पर देखिए 0.05 कहां पर है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मोलरता है, मोललता है, मोल प्रवाज है, इन सभी के क्वेश्चन है जो कि बेसिक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है साधारण नमक को जल में घोलने पर। अब देखिए साधारण नमक, अब उसका क्वथनांक, ऑप्शन क्या है, जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक मैंने अभी बताया था, क्वथनांक होता क्या है, हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर हमारा विलयन है या क्या करने लगता है, बॉइल करने लगता है। जल का क्वथनांक घट जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक बात बताइए, जब मैंने, ये विलयन है, यहां पर पहले अकेला पानी था, हमें पता है हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लगता है। ठीक है, अगर मैंने इसमें कुछ नमक डाल दिया, ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो जब हम नमक डालेंगे तो पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था, तो जब हम इसका नमक डालेंगे तो क्या होगा, इसको बॉईल होने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा, बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ये जब भी साधारण नमक को जल में घोलते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था, अब वो 100 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस पर बॉईल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त कोशिकाएं कोशिका एक से अधिक परासन वाले विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है, रक्त की कोशिकाएं, जो रक्त की हमारे पास हमारी नशा, हमारी जो कोशिकाएं हैं रक्त की, उनको अगर एक से अधिक परासन दाब में रखा जाएगा तो वे क्या करेंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसकी बात करें, हमारी चिरौंजी जो दाख होती है, दाख को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाती है, किसके कारण, परासन दाब के कारण। ठीक है, अगर हम उसको भाप में रखेंगे, स्टीम में रखेंगे तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, तो वो किसके कारण होता है वो आपके परासरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पी बराबर है विलय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन। तो ये आपके विलय के किसके बराबर है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक विद्युत अपघटिका प्रायोगिक अनुभार सदैव ही इसके परिकलन मान से, परिकलन मतलब जो पहले जो हमने रीडिंग किया है वो वाले मान से कम होगा, क्योंकि वॉन्ट ऑफ गुणांक आपने पढ़ा है यहाँ पे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान हमेशा एक से अधिक होता है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोलल विलयन में विलय पदार्थ का एक मोल गुला रहता है। देखिए, एक आपकी होती है मोलरता
और एक आपकी होती है मोललता। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता हम लेते हैं पर लीटर बिलियन में जितने भी आपके विलय पदार्थ को हम डिजोल्व करेंगे वही आपकी क्या कहलाएगी? वही आपकी मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ पर हम मोलल में अगर हम विलय के पदार्थ की 1 मोल घुला होगा, वो कितने में घुला होगा? वो 1000 ग्राम में घुला हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित है। अणुसंख्यक गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, आपके सॉल्यूशन चैप्टर है, विलयन चैप्टर है, उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म चार है। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर आधारित है? विलायक की प्रकृति पर। ठीक है, विलय की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 बिलियन में जल का मान। ठीक है, 1 बिलियन में जल का मान 1 मोल तथा एथेनॉल को 14 मोल है। ठीक है, जल H2O कितना है? 1 मोल। ठीक है, एथेनॉल कितना है? एथेनॉल कितना है? 14 मोल। तो इसमें जल एवं एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज का मतलब मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम मोल प्रभाज की बात करें, तो मोल प्रभाज की बात करें तो वो क्या होता है? तो अगर हम इसमें जल के मोल प्रभाज निकालें, जल और विलयन दोनों के मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज क्या होता है? विलय, अगर हम विलय या विलायक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। पहले हम विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद उन दोनों का ऐड करके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं जल का मोल प्रभाज, देखो आपका H2O कितना दिया है? 1 दिया है। एथेनॉल कितना दिया है? 14 दिया है, 14 मोल दिया है। तो टोटल या फिर कुल विलयन क्या हो जाएगा? कुल विलयन कितना हो जाएगा? 1 + 14 = 15 मोल। होगा कि नहीं होगा? एम आई राइट? ठीक है, 14 होगा। अब मैं यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या, जल का मोल प्रभाज निकालू। जल का अब यहां पर मैं जल का मोल प्रभाज निकालती हूं। ठीक है, जल के मोल प्रभाज के लिए जल की मात्रा डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। जल की मात्रा डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए, जल की मात्रा कितनी दी हुई है? जल यहाँ पर कितना दिया है? 1 मोल। तो 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, 0.6। ठीक है, ऐसे ही मैं एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालूंगी तो क्या होगा? एथेनॉल की मात्रा कितनी है? 40। ठीक है, कुल कितने मोल है? 15। तो ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, जल आपका 0.6 है, यहीं से आपको और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जल आपका 0.6 निकल आया, तो एथेनॉल कितना निकल आएगा? 0.4 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की मोलरता क्या है? ये आपको आंसर, तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? हमेशा 55.6। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, और फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी है। तो आपको बिना देखे ही बात टिक कर देना है 55.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन सा नहीं है अणुसंख्यक गुणधर्म?
तो परासरण दाब, वाष्प दाब, परासरण दाब, वाष्प दाब पर अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का पर अवनमन और परासरण दाब, ये आपका है वाष्प दाब पर अवनमन, ये आपका क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है। परासरण दाब ज्ञात करने का